नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपको अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। लास्ट वीक हमने स्टार्ट किया था टेस्ट सीरीज, तो उसका दूसरा सेट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। सारे रूल्स सेम हैं। टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे 50 में से कट ऑफ रहेगा 35 का। टाइम आपको दिया जाएगा 45 मिनट्स और नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3, यानी 3 क्वेश्चन आप यदि गलत करेंगे तो आप 1 मार्क्स आपका माइनस होगा। रूल सेम है। लास्ट में इसके आंसर दिए जाएंगे, आप अपना आंसर उनसे मिलाइए। जितना आपका सही होता है फिर नेगेटिव मार्किंग माइनस कीजिए और रिजल्ट हमारे कमेंट्स बॉक्स में भेज दीजिए। टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए अभी हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। यह है प्रैक्टिस 2 फर्स्ट। ऑलरेडी हमने लास्ट संडे को किया था, जो सीरीज स्टार्ट किया उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो लिया गया है टोटल ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से हमने टोटल 15 क्वेश्चन रखा है और इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन एंड जीके जीएस से 9 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 8 क्वेश्चन और रीजनिंग से 8 क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन का ये सेट है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन 1 त्रिपुरा व नागालैंड, त्रिपुरा व मिजोरम, मेघालय और मिजोरम, असम और त्रिपुरा। हम सभी जानते हैं कि जो कर्क रेखा है हमारे देश में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोग को पता ही होगा और मैंने पढ़ाया भी है किन किन राज्यों से गुजरती है। इसमें वो 2 राज्य के बारे में आपको बताना है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो अभी हम, मेरे ख्याल से आपने इसका आंसर लिख लिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। पूर्वी और पश्चिमी घाट इस स्थान पर मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो किस स्थान पर मिलता है? उस पहाड़ियों के बारे में पूछ रहे हैं। पहला पहाड़ी है इलायची पहाड़ियाँ, दूसरा अन्नपूर्णा पहाड़ियाँ, तीसरा नीलगिरी पहाड़ियाँ, चौथा सह्याद्री पहाड़ियाँ। आप लोग को पता होगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो लास्ट है वहाँ एक पहाड़ी है जहाँ दोनों पहाड़ी को मिलाती है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को मिलाती है, वो कौन सी पहाड़ी है? आप लोग को पता है और शायद आप लोगों ने आंसर लिख भी लिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस घाट की औसत चौड़ाई ज़्यादा है? आपको बताना है 2 जो घाट है हमारे देश में, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, उसमें चौड़ाई किसकी ज़्यादा है? ऑप्शन ए में है पश्चिमी घाट, बी में पूर्वी घाट, सी में दोनों की चौड़ाई लगभग समान है और डी में बोला गया उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने ये पढ़ाया भी है, बताया भी है, बाय मैप पढ़ाया है। आप लोग को पता होगा कौन सी घाट ज़्यादा चौड़ी है। तो आई थिंक आपने आंसर लिख भी लिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और वो तिब्बत से होते हुए, चाइना से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए जब ये बांग्लादेश में जाती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बंसी नदी, बी महानंदा नदी, सी जमुना नदी, डी यमुना नदी। तो सही आंसर क्या है? शायद आप लोग को पता होगा और मैंने अच्छे से इसके बारे में पढ़ाया भी है और वीडियो भी मैंने इसका डाला है। मेरे ख्याल से आपने इसका आंसर लिख लिया होगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें किस क्षेत्र में स्थित है? जो हीरा है भारत में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाया जाता है? जब मैं पठार पढ़ा रहा था तो उसमें हमने कुछ एरिया का मेंशन किया था जहाँ बोला हीरे की खान के लिए फेमस है। ठीक है, तो वो एरिया कौन कौन सा है? यहाँ पे 2 राज्यों का मेंशन किया गया है। आंसर ए में है बिहार और उत्तर प्रदेश, बी में है उत्तर प्रदेश और झारखंड, सी में है मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, डी में है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आपको जो सही लगता है
और सही लगता क्या है? मेरे ख्याल से आप लोग को पता ही होगा सही क्या है, और आप लोगों ने आंसर लिख भी लिया होगा। तो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान और दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछ रहा है। ए में अनामुरी केरल में, बी में काराडामम पहाड़ियाँ ये भी केरल में है, सी में अगस्त्यमाला ये भी केरल में है, सह्याद्री। मैं जब पहाड़ के बारे में पढ़ाया था तो पूरे हिंदुस्तान के पहाड़ के बारे में पढ़ाया था, और मैंने बताया हुआ था कि साउथ भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और आप लोगों ने सही से पढ़ाई किया होगा तो पक्का आपको इसका आंसर पता होगा, और पता क्या होगा आपने लिख रखा होगा, मुझे पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड के साथ छोटा नागपुर पठार और किन किन राज्यों में फैला हुआ है? झारखंड में जो छोटा नागपुर पठार है, झारखंड के अलावा इसका विस्तार किन किन राज्यों में है? ऑप्शन ए ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार, ऑप्शन सी ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और ओडिशा। छोटा नागपुर पठार के बारे में जो मैंने पढ़ाया था तो मैंने मैप पे पूरा दिखाया था किस किस राज्यों में इसका विस्तार है, और आप लोग को याद होगा तो आप लोग एकदम सही आंसर मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। उसी से कंसर्न एक क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? मेनली पठार जितने हैं वो सब एक ही चीज़ के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, तो ये भी उसी टाइप का है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है वनस्पति और जीव, बी में दिया है खनिज, सी में दिया है पर्यटन स्थल, डी में दिया है नदी। तो पठार, छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? आंसर ए बी सी डी जो सही है उसे आप अपने पेज में लिखिए। लास्ट में मैं सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, उसमें आप मैच कीजिए। जितने सही होते हैं वो आपके अपने मार्क्स होंगे, जितने गलत होते हैं 3 पे 1 आप निगेटिव करेंगे। उसके बाद माइनस करने के बाद यदि आपके 35 प्लस आ गए तो मेरे ख्याल से आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पोर्ट ब्लेयर द्वीप, पोर्ट ब्लेयर द्वीप पोर्ट ब्लेयर जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? सॉरी, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं जब इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ा रहा था तो उसमें हमने बताया था पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है। ठीक है, और आप लोग को पता होगा, आप लोग आंसर मारिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच समय का अंतर कितना है? अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच समय का अंतर कितना? सौराष्ट्र वही जो गुजरात में है, आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश से लेके सौराष्ट्र के बीच में समय का अंतर कितना है। जब इंटरनेशनल टाइमलाइन में पढ़ा रहा था तो हमने बताया था इन दोनों के बीच कितने कितने डिग्री पे, कितने कितने मिनट पे, ये अक्षांशों पे है, देशांतरों के बीच में है, और जो 1 घंटे का अंतर होता है वो 15 डिग्री का होता है। उस हिसाब से आप देख लीजिए कितने घंटे का अंतर है और कितना मिनट देशांतरों के बीच में है। ऑप्शन ए में 1 घंटा, ऑप्शन बी में 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी 2 घंटा, ऑप्शन डी 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से ओजोन परत किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है?
तुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? जब मैं आपको वाटरलैंड के बारे में बता रहा था, वाटर बाउंड्री के बारे में, तो उस समय मैंने बताया था विदाउट आइलैंड विथ आइलैंड। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है विथ आइलैंड। ठीक है, ऑप्शन ए 5,517 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7,517 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6,518 किलोमीटर, ऑप्शन डी 7,218 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने आंसर लिख लिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। अभी 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको ये बताना है 4 में से गलत कौन है। ऑप्शन ए में है सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, गलत है, सही है, आप बता सकते हैं। बी रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। सी झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है। और डी चिनाब नदी जो है चंद्रा और ब्यास नदियों के संगम से बनती है। तो देख लीजिए जो सही है आप आंसर मारिए। लास्ट में मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था पश्चिमी घाट, तो मैंने आपको उस एरिया में दिखाया था बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है, किसके लिए फेमस है, सब उस समय मैंने पढ़ाया था। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी गुजरात। आगे बढ़ते हैं और ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गुजरात के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है? गुजरात के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो पूर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है? पूरब में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है। हमने सारा श्रृंखला पर्वत श्रृंखला आप लोगों को पढ़ाया है, चाहे वो अरावली हो, बिंद हो, सतपुरा हो, तोवा काकर हो, सब पढ़ाया है। और सबका बाय मैप मैंने आपको मैप में दिखाया था कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक है। इसमें ऑप्शन दिया है बिंद श्रृंखला, बी में अरावली श्रृंखला, सी में तोवा काकर श्रृंखला और डी में सतपुरा श्रृंखला। तो जो सही है वो आप आंसर लिखिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो सेट आएगा ज्योग्राफी का ख़त्म हो गया। अभी हम चलेंगे जीके की तरफ। क्वेश्चन है माफिया गिरोहों को ख़त्म करने के लिए, माफिया गिरोह को ख़त्म करने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? बिहार से कंसर्न ये क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है माफिया गिरोह जो बिहार में बहुत ज़्यादा चलता है या चलता था, उसको ख़त्म करने के लिए बिहार सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, बी ऑपरेशन जॉन, सी ऑपरेशन जगुआर, डी ऑपरेशन कोबरा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी क्वेश्चन बिहार से ही है। इसमें क्वेश्चन पूछा है ऑपरेशन उजाला किस जिले से शुरू किया गया? ऑपरेशन उजाला किस जिले से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी भागलपुर, डी दरभंगा। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बिहार में ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, ये भी बिहार से ही है। बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ था? बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ था? नंबर ऑप्शन ए नवंबर 2003, बी नवंबर 2005, सी नवंबर 2004, डी इनमें से कोई नहीं। लगातार 3 क्वेश्चन बिहार से आया है।
अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन कहाँ से आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। चलिए अभी हम पहुँच गए कलकत्ता। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 6 मई को, 7 मई को, 8 मई को या फिर 9 मई को? नाउ क्वेश्चन नंबर 20। अभी ये झंडा के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चला था कि हमारा जो संविधान बना था उसमें झंडा अपनाया गया था 22 जुलाई को। 22 जुलाई का काफ़ी कुछ आया था, उसी के कंसर्न मैंने एक क्वेश्चन डाला। इसमें क्वेश्चन है भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? और संजोग से वो जो 22 जुलाई की बात कर रही थी वो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन ए है 3 दिसंबर, बी 7 दिसंबर, सी 11 दिसंबर, डी 17 दिसंबर। 22 जुलाई को भारत में जो है हमारा संविधान ने उसको तिरंगे झंडे को अपनाया था, बट झंडा दिवस कब मनाया जाता है वो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? मतलब ये क्वेश्चन आ गया हमारा हिस्ट्री से कंसर्न। मुक्तिदाता किसे कहा जाता? प्रेस का मुक्तिदाता। ए लॉर्ड विलियम बेटिंग, बी सर चार्ल्स मेटकाफ, सी लॉर्ड ऑकलैंड, डी लॉर्ड एलन बोरो। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? मतलब ये क्वेश्चन मुगल सल्तनत से ली गई है, मुगल के शासनकाल के बारे में ली गई है। आपको ये बताना है किसके काल में, किस राजा के काल में वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? ठीक है, आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये क्वेश्चन पॉलिटी से आ गया है। क्वेश्चन है अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1858 एंड ऑप्शन डी 1860। नाउ क्वेश्चन 24। फिर इतिहास से एक क्वेश्चन आया है। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1172, ऑप्शन बी 1175, ऑप्शन डी सी 1178 एंड ऑप्शन डी 1182। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। फिर मुगल काल से एक क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या था? वास्तुकला। इस बार है चित्रकला। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? उस क्वेश्चन में था किसके काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, और यहाँ पर है मुगल चित्रकला का स्वर्ण कहा जाता है। दोनों में ऑप्शन भी सेम है, बट आंसर आई थिंक अलग अलग होगा। आप लोग देख लीजिए। ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। कंफ्यूज मत होइए, आराम से लिखिए। और ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज होने के लिए डाला जाता है, बट आपको कोशिश करना है कि कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। हेडलाइन मुद्रास्फीति, हेडलाइन इन्फ्लेशन को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है? हेडलाइन मुद्रास्फीति जब मैं इन्फ्लेशन पढ़ा रहा था तो बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट का मैंने मेंशन किया था मुद्रास्फीति का,
मापने के लिए किसका यूज करते हैं, किसको मापा जाता है, WPI, CPI, CPI-AL, CPI-RL, CPI-IW, GTP डिफ्लेटर, सब कुछ के बारे में मैंने पढ़ाया था और मैंने उसका वीडियो भी डाला है, आप लोगों ने देखा होगा। तो आंख बंद करके भी आप इसका आंसर सही मारेंगे। इसका ऑप्शन ए है GDP डिफ्लेटर, बी CPI-AL स्टॉक RL, सी ऑप्शन है CPI-IW एंड डी है WPI। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI और विदेशी संस्थागत निवेश FII किस मामले में अलग है। मैंने इसका एक पूरा वीडियो डाला है FDI स्पेशल करके और मैंने पढ़ाया भी था FDI और FII में क्या अलग अलग है, दोनों में डिफ्रेंशिएशन भी मैंने पढ़ाया था। ऑप्शन ए FDI पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन लाता है, जबकि FII केवल पूंजी लाता है। ऑप्शन बी FDI विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करता है और FII विदेशी पूंजी उपलब्धता में वृद्धि में मदद करता है। ऑप्शन सी FII को अधिक स्थिर माना जाता है एंड ऑप्शन डी FII प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों को लक्षित करता है, जबकि FDI केवल प्राथमिक लक्ष्य रखता है। मैंने पहला पॉइंट ही डाला था FDI और FII क्या काम करती है। एक विदेशी संस्था है जिसके थ्रू शेयर मार्केटिंग वगैरह का काम होता है, मैंने आप लोग को पढ़ाया था अच्छे से, तो अभी आप उसका आंसर लिखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों अभी इकोनॉमिक्स का चल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्रों को जाना जाता है जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। इसका भी मैंने जब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक का इंडस्ट्रियल पढ़ा रहा था तो हमने बताया था कितनी कंपनियां हैं जिनका IIP का मेन डाटा का यूज होता है, जिसका लगभग 44% डाटा तो इससे ही जाता है। 6, 7, 8 या 9 कोर सेक्टर में कितने कंपनियां हैं, मेन कंपनी है जिसको कोर सेक्टर के रूप में जाना जाता है। IIP में सबसे ज़्यादा योगदान होता है इसका। कितनी कंपनियां हैं? 6 है, 7 है, 8 है या फिर 9 है। 9 क्वेश्चन नंबर 29। वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार के लिए एक आयोग बनी थी, उसका अध्यक्ष कौन था? जस्टिस BN श्रीकृष्ण, जस्टिस देवी प्रसाद पाल, प्रोफेसर YH मालेगाम एंड डी जस्टिस शिवराज B पाटिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? RBI, सेबी, SBI या इनमें से कोई नहीं? म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है, विनियमित कौन करता है? RBI, सेबी, SBI या इनमें से कोई नहीं? नाउ क्वेश्चन नंबर 31। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? समुद्री उत्पाद जो होता है उसका सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? USA, EU, फ्रांस या फिर जापान? समुद्री उत्पादों के लिए सबसे बड़ा बाजार कौन है भारत का? USA, EU, फ्रांस या फिर जापान? 9 क्वेश्चन 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? जब मैंने बजट पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था बजट कंसर्न क्या क्या होता है और मैंने इसका वीडियो भी डाला है बजट 2021 का।
तो आप लोगों ने देखा होगा, यदि नहीं देखा होगा तो ज़रूर एक बार देखें। ऑप्शन ए परिणाम बजट, ऑप्शन बी लिंग बजट, ऑप्शन सी कठोर बजट एंड ऑप्शन डी सकल बजटीय समर्थन। मैंने इकोनॉमिक्स के सारे जितने भी टॉपिक है सिर्फ एक इंडस्ट्रियल का छोड़ के जिसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है, बाकी इकोनॉमिक्स का पूरा इकोनॉमिक्स का ओल्ड एनसीईआरटी के बेस प्लस करंट से लेके हमने इस इकोनॉमिक्स का पूरा वीडियो बनाया है। आप लोग एक बार ज़रूर जाएं और देखें। यदि आपको इससे नहीं मिलता है वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें, तो उसके बाद उस वीडियो में जाएं, वहाँ आपको सारे वीडियो मिलेंगे। 12-13 वीडियो मैंने इकोनॉमिक्स का डाला है और 3-4 वीडियो मैंने ज्योग्राफी का डाला है। 9 क्वेश्चन नंबर 33, हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? फेरा, FERA, फेमा, FEMA, FRBMA या फिर AFSPA। ठीक है, आगे बढ़े। 9 क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? सरकारी नियंत्रण पे, 2 मांग आपूर्ति संतुलन या 3 RBI की मौद्रिक नीति। ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 या फिर ऑप्शन डी 1 और 2। किस पर निर्भर करता है? रुपया और डॉलर का रेट बढ़ना घटना, वो आपको बताना है। 9 क्वेश्चन नंबर 35। अभी स्टार्ट हो गया आपका मैथ्स में थोड़ा मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, आप लोग टाइम लेके इसको बनाएं, और उसमें भी आपका यदि नहीं हो पाता तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें, मैथ को बनाएं, फिर उसका आंसर लिखें। बस टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना है। इस बार का मैथ मैंने थोड़ा सा पहले वीडियो का अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकर वाला डाला है, ताकि, और मेरा मेन मोटो ये है कि आप टाइम को मैनेजमेंट करें, आप टाइम को मैनेज करके चलें। तो क्वेश्चन है 35, यदि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 693 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या cm में ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल फार्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। हार्डली आपको 30 सेकेंड का टाइम लगेगा मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के अनुसार, बाकी आपको मैं 30 सेकेंड भी दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर 36, यदि 39 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन ए 8.33, ऑप्शन बी 7.69, ऑप्शन सी 9.09, ऑप्शन डी 11.33। मेरे दिए हुए 10 सेकेंड 15 सेकेंड में यदि आपका आंसर नहीं हो पा रहा है तो आप कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आप अपना बना के फिर आंसर को टिक करें या फिर आंसर को लिखें। क्योंकि 50 क्वेश्चन में मैंने आपको 45 मिनट का टाइम दिया है, तो उस हिसाब से आपको एक क्वेश्चन के लिए 50 सेकेंड के आसपास तो मिलता ही है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 37, एक कार बिना कोई रुकावट के 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रही है, परंतु जब रुकावट हो जाती है तो उसकी चाल घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कार में उत्पन्न रुकावट की दर क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर,
12 मिनट पर घंटा, 20 मिनट पर घंटा, 30 मिनट पर घंटा, 15 मिनट पर घंटा। नाउ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 38। 10 घनात्मक संख्याओं का औसत x है। यदि प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तो औसत क्या होगा? ऑप्शन ए नहीं बदलेगा, बी बढ़ सकता है, सी घट सकता है, डी 10% बढ़ जाएगा। मैं आपको 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग बनाइए अच्छे से, फिर इसका आंसर लीजिए। यदि उससे भी ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आगे बढ़िए। नाउ नेक्स्ट 39। किसी लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 7 सेमी तथा 24 सेमी है तो शंकु का आयतन होगा। सिंपल क्वेश्चन है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगाइए, पॉइंट डालिए और आंसर निकालिए। 1200 घन सेमी, 1220 घन सेमी, 1232 घन सेमी या फिर 1240 घन सेमी। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। एकदम सिंपल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या सही है? -16 मोर देन -15। ऑप्शन बी -16 लेसर देन -20। ऑप्शन सी -16 मोर देन 1। ऑप्शन डी -16 लेसर देन -3। ऑप्शन ए में बोल रहा है -16 -15 से ज़्यादा है। ऑप्शन बी -16 -20 से कम है। ऑप्शन सी -16 1 से ज़्यादा है या फिर ऑप्शन डी -16 -3 से कम है। नाउ नेक्स्ट। किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? 41/4%, 21/4%, 45/4% या फिर 33/4%। इसमें भी मैं आपको 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। ये मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा। यदि हानि बिक्री कीमत की 1/3 है तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? ए 20%, बी 33%, सी 66% या फिर डी 25%। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन।
निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। नाक, ओठ, गला, आंखें। जो आपको सबसे अलग लगता है उसका आप आंसर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है? ए माँ, बी बहन, सी पिता, या डी नाना या नानी। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार है, यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो, तो आज कौन सा दिन है? क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो, तो आज कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, मंगलवार या फिर बुधवार? नाउ क्वेश्चन नंबर 46। सुमा उमा से छोटी है। सुमा उमा से छोटी है। नेहा सुमा से लंबी है। सुधा सुमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। उमा नेहा से लंबी है। इनमें से सबसे लंबा कौन है? इसमें से सबसे लंबी कौन है? उमा, हेमा, नेहा या सुधा? नाउ क्वेश्चन नंबर 47। के बी से ज़्यादा सुंदर है। बी वाई के समान सुंदर नहीं है। जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है। तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है? सबसे कम सुंदर कौन है? वाई, जे, के या फिर बी? नाउ क्वेश्चन नंबर 48। सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। तब वह बाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? जहाँ से वो चली थी वहाँ से कितनी दूरी पे है? 10 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर? नाउ क्वेश्चन नंबर 49। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझिए फिर आंसर लिखिए। ए पश्चिम, बी दक्षिण, सी पूरब, डी उत्तर? नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है।
यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। अभी कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये तो मैथ की क्वेश्चन है, कुछ बोलेंगे नहीं सर ये रीजनिंग की क्वेश्चन है। जो भी आपको लगता है, मैथ का लगता है तो मैथ वाले समझ के बनाइए, रीजनिंग का लगता है रीजनिंग वाला समझ के बनाइए, बट आप बनाइए। इसके लिए मैं आपको 20 सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ। इस तरह से हमारा 50 क्वेश्चन का जो ये प्रैक्टिस सेट 2 था कंप्लीट हुआ। शायद आप लोगों ने सारा आंसर लिखा होगा और आंसर जो है मैक्सिमम सही लिखा होगा, ये तो मुझे विश्वास है। और अभी मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, आप लोग मैच कीजिए और उसके बाद जितना सही है वो लिखिए, कितना गलत है वो भी लिखिए और कमेंट्स बॉक्स में भेज दीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे कौन से स्टूडेंट कितना मेहनत कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है। 1 का बी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का सी, 5 का सी, 6 का ए, 7 का सी, 8 का बी, 9 का बी, 10 का सी, 11 का ए, 12 का बी, 13 का डी, 14 का सी, 15 का डी, 16 का डी, 17 का बी, 18 का बी, 19 का डी, 20 का बी, 21 का बी, 22 का सी, 23 का सी, 24 का बी, 25 का बी, 26 का डी, 27 का ए, 28 का सी, 29 का ए, 30 का बी, 31 का बी, 32 का सी, 33 का बी, 34 का बी, 35 का सी, 36 का बी, 37 का डी, 38 का डी, 39 का सी, 40 का डी, 41 का ए, 42 का डी, 43 का सी, 44 का डी, 45 का बी, 46 का बी, 47 का बी, 48 का ए, 49 का डी, 50 का सी। अभी जितना भी मार्क्स आया है सब लोग काउंट कर लीजिए किसको कितना मार्क्स मिला है, और हमारे कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ इतना भेज दीजिए, राइट सो एंड सो, रॉन्ग सो एंड सो। ठीक है। और जिनको 35 जो मैंने कटअप रखा है, जिनको 35 से अधिक आया है उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका होगा, ये गारंटी है। जिनका 40+ है उनका वेरी गुड है, बहुत अच्छा है, कंटिन्यू कीजिए उसको। एंड 45 है, एक्सलेंट है, आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी है, उसको मेंटेन रखिए, आप आगे तक जाएंगे। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, आई एम श्योर कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम में सब फटाफट आना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा मौका है, इसको आप लोग हाथ से जाने ना देंगे। लॉकडाउन का भी टाइम है, अच्छा मौका है, घर में है, कहीं बाहर नहीं जाना है, जितना हो सकता है मैक्सिमम पढ़ाई कीजिए। ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और जितना हो सकता है मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रविवार, सेम टाइम सेम चैनल पे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।